हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स का लेक्चर नंबर है फर्स्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। और जो हमारा गोल है वो पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और ये कैसे डिफरेंट होता है कंडक्शन करंट से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पर। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टाइम के साथ वेरी होता है, तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो रोल में आता है। यानी ये जो वैलिड होता है वो केवल होता है टाइम वेरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां पर ये वैलिड होता है। तो ये कैसे रोल में आया, तो इसको जो है वैलिडिटी चेक करी थी किसने, मैक्सवेल ने, एम्पियर सर्कुलर लॉ की। तो वहां पर ये रोल में आया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ पर। फॉर स्टैटिक फील्ड वो इस तरह से गिवन होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स आई, यानी म्यू नॉट टाइम्स आई। जहां पर म्यू नॉट क्या है, ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और जो आई है हमारा वो क्या है यहां पर, वो है हमारा करंट। तो आई और जे में क्या रिलेशन होता है, जे होता है करंट डेंसिटी, ये होता है आई अपॉन ए। ये क्या है हमारा एरिया। तो यहां से हम आई को जे के टर्म में लिख सकते हैं, जे डॉट ए आ जाता है। तो इसको हमें लिखना है इंटीग्रल फॉर्म में। तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, तो यहां पर देखें, इस आई की जगह हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, ये म्यू नॉट को इधर लेके आएंगे तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, तो यहां से देखो ये जो बी है वो हमारा चेंज हो जाएगा एच में। बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू होता है एच। एच होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमें मिल जाएगा जे डॉट डी एस। यहां पर हमारा जो एच है वो कितना होता है, बी अपॉन म्यू नॉट होता है। ओके, बी अपॉन म्यू नॉट। इसके बाद देखो, इसको इक्वेशन मान लिया हमने 1। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमको ये जो चेंज करना है, यहां पर देखो ये सरफेस इंटीग्रल है एंड दिस इज द लाइन इंटीग्रल। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो लाइन इंटीग्रल है उसको ट्रांसफॉर्म करना है सरफेस इंटीग्रल में। तो वाई यूजिंग स्टोक्स थ्योरम we can change line integral into surface integral। देखो यहां पर ये जो लाइन इंटीग्रल है हमारा वो है h डॉट dl। अब इसको हमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये चेंज हो जाता है कर्ल में, कर्ल ऑफ h डॉट ds। ये हमारा हो गया लाइन इंटीग्रल चेंज में हो गया किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा यहां पर
सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एच इक्वल टू मिल जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। ओके, अब इसको इधर लेके आएंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से, देखो सरफेस इंटीग्रल कर्ल एच माइनस जे डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया, ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। तो यहां पर देखो, दिस इज वैलिड फॉर एनी सरफेस एरिया। तो यहां पर ये सभी सरफेस एरिया के लिए वैलिड है। देन तो जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हमारा यहां से हट जाएगा। तो कर्ल एच इक्वल टू मिल गया हमें, या कर्ल एच माइनस जे इक्वल टू मिल गया 0। ओके, तो यहां से कर्ल एच यानी मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल इक्वल टू मिल गया जे। ये हमारा हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब यहां पर देखो, हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है दोनों साइड में। तो यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, देखो डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एच इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे। तो ये जो कर्ल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका डाइवर्जेंस लिया जाता है तो वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी किसी भी वेक्टर में अगर हम कर्ल का डाइवर्जेंस लेंगे तो वो कितना आता है, 0 आता है। तो ये कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो डाइवर्जेंस जे इक्वल टू मिल गया 0। यहां से हमें मिल गया डाइवर्जेंस जे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, ये हो गई इक्वेशन 5। ओके, इसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहां पर, बट वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, डाइवर्जेंस जे इक्वल टू होती है डेवर रो अपॉन डेवर टी। ओके, तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर 0 मिल रहा है हमें, और यहां पर नॉट 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, जो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ जे है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, लेकिन इक्वेशन 5 में देखें तो वहां पर 0 मिल रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये, इसका मतलब ये हो गया जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो यहां पर हमारा वैलिड नहीं है टाइम बेरिंग फील्ड के लिए। तो यहां पर क्या हुआ देखो, दिस इंप्लाइज दैट द एम्पियर्स सर्कुलर लॉ is not valid for time varying field। तो यहां पर क्या किया गया, जो मैक्सवेल थे उन्होंने यहां पर मॉडिफिकेशन किया, यानी जो करंट डेंसिटी थी उसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था। तो देखते हैं क्या किया मॉडिफिकेशन। तो मैक्सवेल modified it by
assuming that the definition of current density J in Ampere's law is not complete. Is not complete. And he corrected it. तो इन्होंने क्या किया, जो J था हमारा करंट डेंसिटी, उसको रिप्लेस कर दिया J प्लस J डैश से, यानी कुछ एक्स्ट्रा टर्म होती है हमारी करंट डेंसिटी में। अब यहां पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी 4 थी वहां पर इसको हम पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 4 हमारी क्या थी, देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 कर्ल H इक्वल टू होता है हमारा, J था वहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, J प्लस J डैश हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अगेन टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, देखो, जब हम कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस J डैश। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 इक्वल टू मिल गया डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस J डैश। तो यहां से अगर हम डाइवर्जेंस J डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, ये जो कर्ल होता है किसी भी डाइवर्जेंस का, वेक्टर के डाइवर्जेंस का। अब हमें क्या करना है, अगेन टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल H इक्वल टू डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस J डैश। ओके, तो यहां से जो कर्ल होगा उसका डाइवर्जेंस होता है 0। ओके, तो इक्वल टू मिल जाएगा डाइवर्जेंस J प्लस डाइवर्जेंस J डैश। और यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, डाइवर्जेंस J डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो मिल जाएगी माइनस डाइवर्जेंस J। और ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से होता है इक्वल टू, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ये हमने अभी पढ़ा था, ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 6 थे, तो ये इक्वल टू होता है माइनस डेवर रो अपॉन डेवर टी। रो यहां पर हमारा क्या है, ये है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, डाइवर्जेंस J डैश इक्वल टू मिल गया हमें डेवर रो अपॉन डेवर टी। ओके, इक्वेशन हो गई हमारी 7th। अब यहां पर क्या देखो, फ्रॉम या वी नो दैट द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये आई है, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, यूज करना है। इक्वेशन इज, ये होता है डाइवर्जेंस डी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इक्वल टू होता है रो। तो यहां पर इसको हमें यूज करना है।
तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर, देखो डाइवर्जेंस जे डैश इक्वल टू मिल जाएगा डेवर अपॉन डेवर टी, और ये डाइवर्जेंस डी, तो ये हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस डेवर डी अपॉन डेवर टी। ओके, और दोनों तरफ से डाइवर्जेंस हट जाएगा, तो ये जे डैश मिल जाएगा हमें डेवर डी अपॉन डेवर टी। ये हो गई इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 जे डैश हमें मिल रहा है जे डैश इक्वल टू डेवर डी अपॉन डेवर टी, ये कहलाता है इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये टर्म हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इसी को हमें कैलकुलेट करना। अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक कैपेसिटर, उसको बैटरी से कनेक्ट किया। जब ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट होता है तो इसमें प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये गिवन है, देखो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द कैपेसिटर व्हेन अ कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग देयर इज नो conduction of the electrons or charge between the plates. However, because of charge accumulation with the above plates, the electric field changes causing the displacement current as flow. तो ID इक्वल टू हो जाता है A डेवर D अपॉन डेवर T। तो A क्या है हमारा, ये होता है एरिया एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, तो इस तरह से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट करंट जब हमारा चार्ज होता है कैपेसिटर और डिस्चार्ज होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैसे कंडक्शन करंट से डिफरेंट होता है। तो कंडक्शन करंट क्या होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एन अप्लाइड वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, it is defined as the rate of change of electric field between the plates of the capacitor at an applied voltage. Okay, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, कंडक्शन करंट क्या होता है हमारा, it is reduced due to flow of charge carriers uniformly whereas the electric field is constant with time। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट में it is produced due to the movements of the electrons with the rate of change of the electric फील्ड। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज हुआ है। तीसरा क्या है, जो कंडक्शन करंट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो ओम्स लॉ को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पर जो कंडक्शन करंट होता है वो होता है I इक्वल टू V अपॉन R, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू टर्मिनल्स के बीच में अपॉन रेजिस्टेंस। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी टू एरिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।